हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस अकाउंट्स बाय वर्षा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल। बहुत छोटा सा चैप्टर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप कह सकते हैं खाने में हमें नमक नहीं नजर आता मगर जरूरी बहुत है। इसी तरह गुडविल में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, मगर ये आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर टॉपिक में यूज होता है। इसके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। थ्योरी इस चैप्टर में से जरूर आती है। पार्टनरशिप में सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं हमारे, गुडविल और डिसोल्यूशन, इसमें जनरली थ्योरी आती है, बाकी सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गुडविल। गुडविल होता क्या है? इट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, नाम जिसे हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हल्दीराम का नाम है, बिकानो का नाम है, पियरे कार्डन का नाम है, तो जो भी ब्रांड वैल्यू है उसे हम कहते हैं गुडविल। सो गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म की रेपुटेशन है, नाम है। हम कई बार कोई चीज हमें पता हो या ना पता हो, हमें नाम से हम खरीदते हैं कि हाँ ये चीज है, मतलब महंगी तो होगी, अच्छी तो होगी, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज intangible asset but not a fictitious asset। ये नोट डाउन कर लेना, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट इज इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। पढ़ा था मैंने क्लास 11 में कि टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सो गुडविल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब इमेजिनरी एसेट जिन्हें हम सेल नहीं कर सकते। गुडविल तो सेल हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज इट हैज अ सेलिएबल वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट बिकॉज कैन नॉट बी टच्ड और सीन। fictitious asset, it is not a fictitious asset because it has a saleable value। ये नोट डाउन कर लेना, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। हम किन किन केस में गुडविल को वैल्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, ऐसा तो है नहीं बैठे बैठे हमें लगे कि नहीं हमारा मन कर रहा है हम ये देखें हमारे फर्म की वैल्यू कितनी है, हमारे नाम की वैल्यू कितनी है। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट, द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर 3 पार्टनर्स हैं, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और थी, अब चेंज हो रही है, तो उस केस में हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। सेकेंड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चलती हुई फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है। थर्ड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, मतलब चलती हुई फर्म में वो चला जाता है, और डाइज। फोर्थ, व्हेन अ फर्म is converted into a company। When 2 or more firms amalgamate। And when a firm is sold as a going concern। firm is sold as a going concern। इन केसेस में हम वैल्यू को, गुडविल को वैल्यू करते हैं। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली गुडविल जो होता है, हम जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो भी सैक्रिफाइसिंग पर्सन है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उसका शेयर देते हैं। तो जो अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1 और न्यू रेशियो है 1:1:1, तो आप देखेंगे ए का शेयर पहले से कम हो गया, बी का सेम है, सी का बढ़ गया।
तो सी विल कॉम्पनसेट ए फॉर हिज लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, गुडविल का मतलब हमेशा यही होता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। तो change in profit sharing ratio, admission of a partner when the partner retires or dies, fourth when a firm is converted into a company। आपको पता है 3 तरह के बिजनेस फर्म्स होती हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप 11th में पढ़ चुके हो, दूसरा फर्म मतलब 2 और 50 के बीच में जो पार्टनर्स होते हैं, और कंपनी। तो जब हम फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। when two or more firms amalgamate, मतलब ए और बी अलग अलग फर्म्स है, वो मिलकर एक नई फर्म सी बना रहे हैं, तो दोनों फर्म्स की हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। When a firm is sold or is a going concern, मतलब चलती हुई फर्म को हम सेल कर देते हैं, तो जो एसेट लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू तो हमें मिलेगी मिलेगी, साथ में उस फर्म के नाम की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। तो उस केस में हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में एक और मजेदार चीज है, सब टीचर्स को पता होता है कि शुरू के 3 पॉइंट्स तो सबको याद है, तो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये 3 पॉइंट्स तो हम बता रहे हैं, अब बाकी के तीनों बता दो। तो प्लीज ये गलती मत करना कि सिर्फ शुरू के 3 पॉइंट्स याद करके चले जाओ, सारे पॉइंट्स याद करिएगा। ये 3 पॉइंट्स याद करने आसान है, आप इन तीनों पे ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। किस चीज से हमारी गुडविल ज्यादा होगी, किससे कम होगी। सबसे पहले इसमें यह समझने की चीज है कि गुडविल हमारे, जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो गुडविल भी ज्यादा होगी। गुडविल का मतलब ब्रांड वैल्यू, तो गुडविल की वजह से कस्टमर ज्यादा आएंगे, और कस्टमर ज्यादा आएंगे इसलिए गुडविल बढ़ेगी। दोनों अपने आप को कंप्लीट करते हैं। तो मेन हमारा पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमिनिंग गुडविल, मतलब किन केसेस में हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे। ज्यादा कस्टमर आएंगे मतलब ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा गुडविल होगी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो जैसे रिसेंट मूवीज आती हैं, तो कोई भी मूवी का हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मूवी हिट है या फ्लॉप है। जितने लोग उस पिक्चर को देखने जाते हैं, जितनी टिकट की कलेक्शन होती है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि पिक्चर हिट हुई है या फ्लॉप हुई है। मतलब मोर कस्टमर, मोर सेल, मोर प्रॉफिट, हायर गुडविल। अगर हमारी कलेक्शन ज्यादा हो गई है, पिक्चर कैसी भी किसी को फर्क नहीं पड़ा, हम कह रहे हैं कलेक्शन ज्यादा हो गई है मतलब पिक्चर हिट हो गई है। तो वही हमारा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स, अगर मेरी सेल ज्यादा हो रही है, सेल ज्यादा हो रही है मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है मतलब गुडविल ज्यादा हो रही है। सो फैक्टर्स डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास जाएंगे, ज्यादा कस्टमर जाएंगे, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेकेंड इज फेवरेबल लोकेशन। अगर मुझे कुछ चीज खरीदनी होगी तो डेफिनेटली जो मेरे घर के पास दुकान होगी मैं उसके पास जाऊंगी, बजाय कि बहुत दूर रिक्शा करके, गाड़ी करके मैं दूर जाऊं। तो हमेशा अगर हमारे पास लोकेशन अच्छी होती है, फेवरेबल लोकेशन होती है, तो उस केस में हम परचेज करते हैं, मतलब ज्यादा कस्टमर जाते हैं, ज्यादा सेल होती है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा गुडविल होती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर किसी फर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब ना तो उसे रॉ मटेरियल की चिंता, उसे जितना अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स मिलते रहेंगे, रॉ मटेरियल मिलता रहेगा, तो उसकी प्रोडक्शन भी चलती रहेगी, प्रोडक्शन चलती रहेगी तो सेल भी होती रहेगी, सेल होती रहेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, गुडविल ज्यादा होगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होता है उतनी ज्यादा लोगों की उस पर रिलायबिलिटी होती है, कस्टमर ज्यादा रिलाई करेंगे, ज्यादा फेथ होगा, ज्यादा कस्टमर आएंगे मतलब ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा और ज्यादा गुडविल होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर हमें कुछ बनाने के लिए पेटेंट्स की जरूरत है, पेटेंट मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है जिसके लिए किसी की परमिशन चाहिए, तो अगर मेरे पास वो पेटेंट है तो मैं आराम से बहुत सारे गुड्स बना सकती हूँ। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी और गुडविल ज्यादा होगी। असेस टू सप्लाईज, अगर मेरे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, मेरे पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी फेवरेबल प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा सेल होगी और ज्यादा गुडविल होगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर अच्छी होती है तो डेफिनेटली ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा सेल मतलब ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा गुडविल। मार्केट सिचुएशन और नेचर ऑफ बिजनेस, ये दोनों पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में इन्हीं 2 पॉइंट्स में से
क्वेश्चन आता है, दोनों ऑलमोस्ट इनकी एक्सप्लेनेशन दोनों की सेम है कि अगर इफ द फर्म डील इन द गुड्स इन विच डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन इट विल हैव मोर सेल। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी, तो जैसे आपने बनाया एकदम से गुड बिक गया, ज्यादा आपकी सेल हो जाएगी तो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा गुडविल। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, अगर हमारे पास हम रिस्की गुड्स बना रहे हैं तो हमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कम प्रॉफिट। मगर अगर मैं नॉन रिस्की गुड्स बना रही हूं, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम जरूरत है, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब गुडविल ज्यादा होगी। पास्ट परफॉर्मेंस, अगर मेरी पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी थी, ज्यादा प्रॉफिट्स थे, तो डेफिनेटली मेरी गुडविल ज्यादा होगी। तो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट दे देंगे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे, तो आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा कि कोई भी पॉइंट अगर आपके पेपर में आता है तो उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये सिर्फ समझने के लिए, जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। गुडविल, वी हैव टू टाइप ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज परचेज गुडविल, next is self generated goodwill। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि हमने पैसे देके गुडविल को खरीदा है। मान लीजिए मैं कोई दुकान खरीदने जा रही हूँ, दुकान पे मैंने एसेट लायबिलिटीज को खरीदे ही है, मगर साथ में मैं उस दुकान का नाम भी खरीद रही हूँ, जिस नाम से वो पहले काम कर रहा था उसका मैं नाम भी खरीद रही हूँ, उसे कहते हैं परचेज गुडविल। If we have paid the consideration in cash or in kind, then it is called purchase goodwill. Next is self-generated goodwill. Self-generated goodwill का मतलब होता है कि जो गुडविल हमने खुद से जनरेट किया है। मैं सालों से कोई काम कर रही हूँ, धीरे धीरे लोगों को मेरे बारे में पता लगा, मुझ पे भरोसा हुआ, मुझसे गुड्स खरीदते हैं, तो मैंने अपना नाम खुद एस्टेब्लिश किया, उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल मतलब जिसे हमने पैसे देके खरीदा है, we have purchased goodwill paying in cash or in kind, और self generated goodwill मतलब हमने सालों काम करके अपनी गुडविल को जनरेट किया। नेक्स्ट वन नोटबुक में जरूर लिख लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये मार्क कर लेना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 only purchased goodwill is recorded in the books of accounts। आपकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपके बुक्स में कहीं भी गुडविल दिख रही है तो मतलब हमने उसे पैसे देके खरीदा होगा। तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए थ्योरी पार्ट हमारा इतना ही है। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने ये तो कह दिया कि हम गुडविल कब वैल्यू करते हैं, मगर वैल्यू कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि 2 + 2 4 कर दिया तो गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो इसके अलग से कुछ मेथड्स हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, and capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे दो तरह के होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं, इसमें से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप लोगों ने बचपन से मीन निकालना सीखा है, एवरेज निकालनी सीखी है। एवरेज निकालना, मीन निकालना मतलब कुछ टर्म्स को ऐड किया और जितनी टर्म्स को ऐड किया उसके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं।
हमारा एवरेज आ जाता है, मीन आ जाता है। इसमें भी वही है, ऑलमोस्ट वही है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन होंगे, उनका हमें एवरेज निकालना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप, पहले हमने टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लिए, फिर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज जैसे भी हमने कहा कि कुछ सालों का प्रॉफिट को ऐड करके हम डिवाइड करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का प्रॉफिट आपने ऐड किया है उसे हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। थर्ड, गुडविल which is equal to average profit into number of years purchase। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि आपने अभी तक जितना प्रॉफिट अर्न किया था, अगर आप अपना बिजनेस किसी और को सेल कर देते हैं तो उस केस में उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मेन जो इसमें आपको समझना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें पता है कितने फिगर्स हमने ऐड किए उसे डिवाइड करना है। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन जो हमें समझना है वो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है कि जो एबनॉर्मल आइटम्स हैं, जो नॉन रेकरिंग आइटम्स हैं, उनको हम साइड हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी आपके पास्ट में जितना प्रॉफिट था, जो नॉर्मल प्रॉफिट था, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स को हटा के जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले अगर इतना प्रॉफिट अर्न किया तो हम फ्यूचर में भी इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसे कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसका जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करती हूँ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस में आ जाता है हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। सो प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉसेस प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस एबनॉर्मल गेन। इसमें आता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। इट विल गिव यू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को डिटेल में तो हम बाद में करेंगे, सिर्फ अभी जो हमें पार्ट चाहिए वो है इसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करेंगे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे और एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, बाकी सब चीजें तो बहुत कभी कभी आती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे जो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड, इन सबको हम प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे भाई, क्या जरूरत है हमें? क्योंकि हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा। एबनॉर्मल आइटम्स जो हैं या नॉन रेकरिंग आइटम्स हैं वो तो कभी कभार सालों में एक बार होती है, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। तो जो चीजें हमने पहले प्लस की है उसको माइनस करेंगे और जो पहले माइनस किए उनको प्लस करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस हम ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड माइनस कर देंगे और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हम माइनस कर देंगे। गॉट इट? चलिए, तो पहला स्टेप हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हमने पहले जो एवरेज प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है वो निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट दैट इज टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स एंड गुडविल व्हिच इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, M and B are partners. M and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decide to admit M as a partner from 1st April on the following terms. आपको profits given है, you have to calculate the value of goodwill. तो हम पहले अपने स्टेप्स लिख लेंगे. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. इसमें पहला स्टेप था मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसमें आप देखेंगे इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है. प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years एंडेड 31st March. इसका मतलब है जो पहला साल गिवन है हमें, दिस इज ईयर एंडेड 31st March 2023. तो मतलब साल का मतलब हुआ 1st April 22 टू 31st March 23. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर. इसमें आपको गिवन है 31st March 2023 को एंड हो रहा है, मतलब मेरा जो साल हुआ वो है 1st April 2022 टू 31st March 2023. Next year, similarly, 1st April 2021 to 31st March 2022. Then 1st April 2020 to 31st March 2021. ईयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर. जब हमारा 31st मार्च को क्लोज हो रहा है मतलब फाइनेंशियल ईयर है. अगर आपका कुछ भी गिवन नहीं होता या 2022 2023 इस टाइप से गिवन होता है मतलब कैलेंडर ईयर है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी सारी कैलकुलेशन चलती है. तो पहले हमने ईयर्स लिख लिए. प्रॉफिट गिवन है हमें 30,000. लॉस -80,000. प्रॉफिट 1,10,000. ये हमें गिवन था. अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे. इसमें गिवन है प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000. हमारा लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, पहले मैं माइनस कर चुकी हूं इसलिए प्लस करूं. सेकेंड है लॉस ऑफ 80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 1,10,000. पहले मैंने माइनस किया था इसलिए अब प्लस करूंगी. एबनॉर्मल लॉसेस प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम हमने पहले माइनस किए थे इसलिए इन सबको प्लस कर. प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो प्रॉफिट मैंने पहले प्लस किया था इसलिए माइनस करूंगी. तो मेरा प्रॉफिट हो गया 70,000, 30,000, 80,000. So total future maintainable profit is 1,80,000. Second step, एवरेज प्रॉफिट. फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है. फॉर्मूले के बिना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. हर फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं. टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो 1,80,000 नंबर ऑफ ईयर्स, हमने 3 सालों का प्रॉफिट ऐड किया है तो डिवाइड बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू 60,000. थर्ड, गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला भी हमने किया था. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था average profit is 60,000. Number of years purchase, question में clearly given है. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase. तो into 2. फाइनल आंसर को हमेशा अपना हाईलाइट कर दो. Goodwill
इज इक्वल टू ₹1,20,000। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन था हमारा M&B, इसमें हमें गुडविल निकालनी थी एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो हमने पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ये, बाकी के स्टेप्स तो सिंपल है, वो तो हमें गिवन होते हैं। तो हमें मेन जो निकालना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, उसको हम हटा देंगे। पहले माइनस किया था इसलिए प्लस करेंगे, और जो हमारे एबनॉर्मल गेन है वो हमने पहले प्लस किया था प्रॉफिट्स में, तो अब हम माइनस कर देंगे। मेन पॉइंट आपको यही समझना है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 7. T purchased J's business with effect from 1st April 23. Profit shown by J's business for the last 3 financial years are given. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. तो number of years हमें clearly given है 2 years. तो इसमें हमारा आ गया calculation of goodwill. Question number 7. हम अपने 3 स्टेप्स लिख लेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ईयर्स आप देखेंगे 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च पर, 31 मार्च को एंड हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है। सो 1 अप्रैल 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 हमें गिवन है। पहले हम प्रॉफिट्स लिख लेंगे 1,25,000, 1,12,500, ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है। 2021 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। एबनॉर्मल गेन है मतलब पहले मैंने प्लस किया होगा तो मैं माइनस कर दूंगी एबनॉर्मल गेन। आप सेकेंड 2022 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस पहले मैंने इसे माइनस कर दिया था, मगर अब इसे वापस बुला लूंगी, प्लस कर दूंगी 25,000। थर्ड 1,12,000 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको मार्क कर लेना रेड पेन से, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे सोच के बताओ कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस है या नॉन रेकरिंग है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वो तो हमारा नॉर्मल गेन है, पता है, मगर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो एसेट्स है सबको हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, हर साल देना पड़ता है। एक्सक्लूडिंग का मतलब है अभी तक हमने माइनस नहीं किया, तो अब तो माइनस करना पड़ेगा। अभी तक एक्सक्लूडिंग मतलब हमने छोड़ दिया, और इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब फ्यूचर में मुझे खर्चा पे करना है, तो ये मेरा फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, मतलब मुझे मेरा प्रॉफिट वो कम करेगा, तो माइनस। आप जब ये क्वेश्चन करोगे रेड पेन से इस एडजस्टमेंट को मार्क कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत इवैल्यूएट होती है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूं इस पॉइंट को। एक्सक्लूडिंग मतलब मैंने अभी तक इसे कंसिडर नहीं किया। एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, तो अब मुझे ये प्रॉपर्टी इंश्योर करवानी है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सो 87,500, 1,50,000 and 1 lakh। ये मेरा आ गया टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट।
which is equal to total मेंटेनेबल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने सालों का टोटल लिया है उतने ही सालों को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स। सो 3,37,500 डिवाइड बाय 3, ये हो गया हमारा। नाउ मेरा आंसर गुडविल which is equal to average profit into number of years purchase। एवरेज प्रॉफिट है 1,12,500 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 2, तो हमारा गुडविल कितना आ गया? गुडविल इज इक्वल टू ₹2,50,000। फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करके चलिए, टीचर को आंसर ढूंढना ही ना पड़े, आप उनके सामने ही प्रेजेंट कर दीजिए। आई एम सॉरी, 2,25,000। तो गुडविल अपने फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दीजिए 2,25,000। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये वाली एडजस्टमेंट है, एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर यहाँ पे लिखा होता है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी, मतलब आप ऑलरेडी ये इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर चुके हो, तो मैं उसे इग्नोर कर देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस करना चाहिए था, माइनस कर चुकी हूँ, मगर एक्सक्लूडिंग मतलब अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया, जो आपको माइनस करना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे कंसेप्ट्स नए हैं, ध्यान से प्यार से समझिएगा। ये A, B and Abhay, Babu and Charu are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit D for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. The number of years purchase is 4 of average profit of last 5 years. These profits for the year 31st March, मतलब financial year है, ये आपको given है। On 1st April 22, a car for 1 lakh was purchased and debited to travel expense account, on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 22 and 23. तो इसमें वही कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसमें फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2019 to 31st March 20, 1 April 2020 to 31st March 2021, 1 April 2021 to 31st March 2022, 1 April 2022 to 31st March 23। प्रॉफिट हमें गिवन है 1,50,000, 3,50,000, 5 lakh, 7,10,000 माइनस 5,90,000, माइनस मतलब लॉस। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया। अब वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 22,
इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल में ये इवेंट हमारा हुआ। 1 अप्रैल 22 मतलब लास्ट ईयर में। तो 1 अप्रैल 22 अ कार फॉर 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक बार चेक करो, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो तो हम प्लस कर देते हैं। उसका लॉजिक ये है कि आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, मगर गलती से आपने पीएनएल में डेबिट कर लिया, मतलब उसे एक्सपेंस मान लिया, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया, जबकि एक्चुअल वो खर्चा तो है ही नहीं, वो तो हमने कोई एसेट खरीदा है। तो गलती से आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया, तो हम उसे ऐड बैक कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि कौन से साल में मैं ऐड बैक करूं। 1 अप्रैल 22 मतलब लास्ट ईयर में। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अगर इसका साल गलत हो गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल 22 को 1 लाख की हमने एक कार खरीदी थी, जो हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, हमने ऐड कर दिया। अब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, क्योंकि जब एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25%, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को खरीदी, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया 25,000। अगर मैंने किसी और डेट को खरीदी होती तो हम टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते, राइट। एक बार मैं रिपीट कर रही वाली एडजस्टमेंट, हमने एक कार खरीदी थी जो गलती से अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिए, मतलब हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिए जबकि नहीं करना चाहिए था, तो हमने प्रॉफिट में उसे ऐड कर दिया, मगर डेप्रिसिएशन मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसको मैं माइनस कर दूंगी। 1 अप्रैल को मैं कार खरीदी थी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। Then interest of 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 22 and 23। हमने ये भी लिखा था इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे भाई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा दुश्मन है। आप किसी को भी अगर नापसंद करते हो या सबसे ज्यादा पसंद करते हो, उसका नाम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब उसे हर जगह से हटाते चले जाओ। अगर आप टोटल एसेट कैलकुलेट कर रहे हो तो एसेट में भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं। अगर आप टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको भी हटा देते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया इसका 7 लाख, और इस साल का हो गया हमारा टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस 5,25,000, टोटल हो गया हमारा 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 17, 12 लाख, 11,75,000. This is total future maintainable profit. Then second step is average profit. Average profit which is equal to total future maintainable profit upon number of years. So 11,75,000 हमने 5 सालों का प्रॉफिट ऐड किया है, तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2,35,000. Goodwill which is equal to average profit into number of years purchase. Number of years purchase हमें given है on the basis of 4 years purchase. So goodwill goodwill is equal to 9,40,000. Average profit into number of years purchase. ये एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा, ये कम आती है पेपर में, मगर अगर टीचर को कभी मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो ये एडजस्टमेंट जरूर लेते हैं। तो अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया है, मतलब हमने प्रॉफिट कम कर दिया है, तो उस साल में एड बैक करेंगे,
और उस एडजस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे टाइम के हिसाब से, जितने टाइम एसेट यूज किए उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और बाय चांस मैंने ये एसेट अगर पिछले साल खरीदा होता तो ये 2 साल डेप्रिसिएशन होता, और जितना पुराना डेट होता हर साल आगे के जितने साल है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते। और दूसरा पॉइंट, जो हमारा इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। आई होप ये क्लियर है। अभी तक हमने किए एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट्स किए हैं। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगर ज्यादा इजी क्वेश्चन देना होगा तो सिर्फ एब्नॉर्मल प्रॉफिट, एब्नॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टॉक, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब क्वेश्चन दे देंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड, तो एब्नॉर्मल लॉसेस हम माइनस करते हैं, सॉरी एब्नॉर्मल लॉसेस हम प्लस करते हैं, एब्नॉर्मल गेन हम माइनस करते हैं, मतलब जो पहले कर चुके हो उसका उल्टा करते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर हमने उसके बाद गुडविल निकाल लिया, विच इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज ऐसा करते हैं, इतना करते हैं, आप अपने सारे एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस खत्म करो, उसके बाद हम जो नेक्स्ट 2 मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, वो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।